नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ हमारे चैनल सरकारी नेट में। जहां पर दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जॉब की न्यूज, आपको जो ई-मित्र ट्रेनिंग है उसकी वीडियो और हमारे सीएससी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट रहती हैं उनकी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली जो ऑफलाइन सीरीज में जो न्यू राशन कार्ड होते हैं उनको उसके फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, तो उसकी सारी जानकारी को बारीकी से कवर करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो गाइस जो हमारा न्यू राशन कार्ड का फॉर्म है उसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पेज रहता है उसकी डिटेल और सेकंड पेज रहता है उसकी डिटेल के बारे में हम बारीकी से सारी जानकारी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मेट की। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले आपको जो बेसिक डिटेल रहती है जहाँ पर आपका निवास स्थान है उसकी डिटेल भरी जाएगी, और जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसमें आपके जो भी आवेदक रहेगा उसकी और उसकी जो फैमिली है उसकी डिटेल आज के अंदर फिल की जाएगी। तो अभी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गाइस, इसमें कुछ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है जहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी और सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है, एक नंबर पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जूम किया हुआ है। तो जिसमें सबसे पहले पूछा गया है स्थान व सामान्य जानकारी। तो उसके जस्ट आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उसको लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है पंचायत समिति, नगरपालिका परिषद और निगम। और दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र है तो आपकी पंचायत समिति लगेगी, और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी नगरपालिका या नगर परिषद जो भी है वो लगता है। तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी वार्ड संख्या लिखती है तो आपको वार्ड संख्या भी यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में जस्ट नीचे आएंगे तो आपको उसकी पंचायत समिति के जस्ट नीचे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी ग्राम पंचायत लिखेगी, तो जो भी आपकी ग्राम पंचायत लिखती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में जो भी आपका ग्राम है, जो भी गाँव है, तो आपको गाँव लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है, जो पासपोर्ट साइज फोटो हमने अटैच किया उसके जस्ट पास में ही लेफ्ट साइड में, जहाँ पर आपको मतदाता पहचान पत्र क्रमांक संख्या पूछेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास वोटिंग कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है कैंडिडेट का तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिख देनी है, उसके जो भी क्रमांक नंबर हैं वो लिख देने हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्सरी है नहीं, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे दोस्तों लिखा हुआ है उचित मूल्य की दुकान का नाम। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी उचित मूल्य की दुकान है तो उसका नाम इस ब्रैकेट के अंदर लिखना कंपल्सरी है। इतनी डिटेल बनने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिखेगा। ब्रैकेट में दोस्तों आपको आवेदक का नाम पूछेगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट में आवेदक का नाम है वो आवेदक का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों जस्ट नीचे आपको आवेदक का नाम लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे ही वर्तमान पता लिखा हुआ है। तो दोस्तों उसमें आपका जो कैंडिडेट है, जो आवेदक है, वो वर्तमान में जहाँ पर निवास कर रहा है, जो भी उसका निवास स्थान है उसकी डिटेल पूरी यहाँ पर आपको लिख देनी है। और उसके एरिया के जो भी पिन कोड लगते हैं तो उसका भी ब्रैकेट बना हुआ है, तो उस ब्रैकेट के अंदर आपको एरिया के पिन कोड जो लगते हैं वो पिन कोड भी यहाँ पर आपको सही से लिख देने हैं। तो दोस्तों वर्तमान पता की डिटेल लिखने के बाद उसके जस्ट आगे ही आपको एक और ब्रैकेट दिखेगा जिसमें लिखा गया है स्थायी पता यदि वर्तमान पते से भिन्न हो। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखने लायक बात यह है कि अभी जो भी आपका कैंडिडेट है, जो आवेदक है, उसका जो भी वर्तमान पता है जहाँ पर आप वो निवास कर रहा है और उसका जो स्थायी पता है जहाँ से वो पहले बिलोंग करता था या जो पहले रहता था, जो परमानेंट उसका एड्रेस है, अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखने हैं, और दोनों स्थायी एक ही एड्रेस है तो आपको सिर्फ वर्तमान पता में जो डिटेल लिखी हुई वही लिखने की जरूरत है, स्थायी पता में डिटेल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी डिटेल लिखने के बाद दोस्तों नीचे का ब्रैकेट आपको दिखेगा जहाँ पर पूछेगा आवास स्थान। तो दोस्तों आवास में दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ब्रैकेट देखने को मिल जाएंगे। अगर कैंडिडेट जो भी आवेदक है उसका खुद का मकान है तो यहाँ पर ब्रैकेट में खुद के मकान पर टिक करना है, अगर किराए पर रहता है तो किराए वाले पर टिक करना है, और कोई घर वगैरह कुछ नहीं है, जो अस्थायी है, कुछ फिक्स एड्रेस है नहीं, तो वहाँ पर आपको अस्थायी टाइप करना है। और दोस्तों अगर उसके पास घर ही नहीं है, जो कैंडिडेट जो आवेदक है उसके पास अगर खुद का घर ही नहीं है तो बेघर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद में दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं वो जो वर्तमान उसका जो पता है वहाँ पर वो कितने टाइम से निवास कर रहा है, कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए, जो भी डिटेल है वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देनी है। उसके बाद में दोस्तों उसके जस्ट सामने ही ब्रैकेट लिया गया है
मजदूरी का जो भी व्यवसाय जो भी वो काम करता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सरकारी नौकरी, स्वनियोजित, सेवानिवृत्त, बेरोजगार, नौकरी, मजदूरी करता है, या फिर जो भी महिला अगर कहते हो गृहिणी है वगैरह जो भी है, तो वह आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें जो भी आपका जो मैच करता है ब्रैकेट, उस पर आपको टिक लगा देना है। इतनी डिटेल बनने के बाद दोस्तों उसके व्यवसाय के जस्ट सामने ब्रैकेट है मोबाइल नंबर का। तो इसमें दोस्तों जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी एक्टिवेट मोबाइल नंबर है, वो चालू मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर लिख देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पॉइंट की बात अब हम करते हैं, जहाँ पर आपको मुखिया वो उसके जो वो परिवार है उसके पूरी डिटेल यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, उनकी डिटेल आपको सही से लिख देनी है। जहाँ पर आपको नाम, जो भी नाम है, उनके माता पिता का नाम, जो भी अगर शादीशुदा है तो जीवन साथी का नाम, जो भी लिंग है, मेल है या पुरुष है या महिला जो भी है, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और जो भी मुखिया है उसका जो भी फैमिली मेंबर उनके साथ क्या संबंधित है वो भी यहाँ पर आपको लिख देना है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी फोटो है वो यहाँ पर आपको सही से चिपका देना है। और जो भी इसके जस्ट फोटो के जस्ट नीचे एक ब्रैकेट बना हुआ है आवेदक जो भी मुखिया है उसके सिग्नेचर का, तो उस सिग्नेचर पे आपको करवा लेने हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो कंप्लीट होता है। जो सेकंड पार्ट है उसमें दोस्तों जो भी हमारा फॉर्मेट रहता है उसका पीछे वाला पेज जो थर्ड नंबर पॉइंट है उसकी डिटेल आपको मैं भरना सिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें गैस कनेक्शन, आपकी वार्षिक आय क्या है और बैंक खाते से संबंधित जितने भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो इसमें दोस्तों कुछ कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं, अपनी डिटेल बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वरना इसमें कुछ भरने कंपलसरी नहीं है। तो अभी बात करते हैं गैस कनेक्शन की। तो दोस्तों जो भी आवेदक हैं उसके पास अगर खुद का गैस कनेक्शन लिया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको लिख देनी है। अगर गैस कनेक्शन नहीं है उसका तो नहीं पर आपको टिक मार्क करना है। उसके जस्ट नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा वार्षिक आय, पूरे परिवार के मिलाकर जो भी उनकी ईयरली जो वार्षिक इनकम होती है वो इनकम यहाँ पर आपको लिख देनी है, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं उसके सामने वाले ब्रैकेट की, जिसमें लिखा हुआ है आयकर दाता। अगर दोस्तों जो भी आपका कैंडिडेट है जिसका भी आप न्यू राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं, अगर वो टैक्स पेयर मतलब जो वो कर देता है, अगर उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है और वो इनकम भरता है, इनकम टैक्स भरता है, तो दोस्तों आपको हाँ पर क्लिक करना है। और अगर नहीं भरता है तो दोस्तों आपको नहीं पर क्लिक करना है। और उसके जस्ट सामने पैन कार्ड संख्या का डिटेल का ब्रैकेट दिया हुआ है। अगर कैंडिडेट का पैन कार्ड अवेलेबल है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वरना उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बैंक डिटेल, अगर आपके कैंडिडेट की बैंक डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो बैंक की जो भी डिटेल है, बैंक का नाम, शाखा और जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर बैंक डिटेल ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको भी ब्लैंक खाली छोड़ सकते हैं। इतना भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाता है, संलग्नक अधिकतम 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट है उनमें से किन्हीं तो 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं, उनके नाम के डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास राशन कार्ड, पुराना राशन कार्ड, लाइट बिल, एनओसी ऑनलाइन जारी हुई है, ऑफलाइन जारी हुई है, या पुराना राशन कार्ड जो भी है उनमें से 3 कोई भी डॉक्यूमेंट है उनके नाम यहाँ पर आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सरी लिखना है नहीं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट की। तो गाइस 4th नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है आवास की सूचना में किराएदार की स्थिति में मकान मालिक की सत्यापन रिपोर्ट। तो इसमें दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, जिसमें लिखा हुआ है यह मकान जिसमें श्री में उसके बाद में डॉट लिखे, जहाँ पर आपका जो भी कैंडिडेट है उसका नाम आएगा, उसके बाद में उनके पिताजी का नाम आएगा और परिवार सहित अवधि बोले तो वो कितने टाइम से किराए के मकान में रहे, तो वो अवधि यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में जो हस्ताक्षर मकान मालिक हैं उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी मकान मालिक हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। और दोस्तों बता देता हूँ, अगर कैंडिडेट का खुद का घर है तो यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल आएगी और साइन में जो हस्ताक्षर है वहाँ पर कैंडिडेट खुद हस्ताक्षर करेगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो 5 नंबर हमारा पॉइंट दिख रहा है प्रमाण पत्र का, उसमें दोस्तों आपको डिटेल में सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसमें कैंडिडेट का नाम और पुत्र श्री जो उनके पिताजी का नाम है वो लिखना है। उसके बाद में जो निवासी जो उनका निवास स्थान है वो निवास स्थान यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको एक सत्यापन रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके जो भी विकास अधिकारी है पंचायत समिति के, उनके पास एक छील मोहर लगवानी पड़ेगी इस फॉर्म पर।
और आपके जो भी सरपंच है उनके पास से एक सील मोहर लगवानी पड़ेगी। टोटल 2 जो सरकारी अधिकारी हैं उनके पास से सत्यापन रिपोर्ट करवानी कंपलसरी है दोस्तों। ये रिपोर्ट करवानी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद में इतनी डिटेल फिल करने के बाद में दोस्तों आपको जो नीचे के 6 और 7 पॉइंट हैं उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके लिए ये रिपोर्ट काम में आती हैं, तो इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो इतनी डिटेल पढ़ने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो जाता है। तो उस फॉर्म को बाद में आप अपलोड कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।